गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग बेटा। तो दो क्लासेस हैं, एक 29th और एक 30th वाला जो करंट अफेयर है। तो मैंने क्या किया है कि आपकी दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं रहे दो अलग अलग का। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद करंट अफेयर। ये आज के टॉपिक्स हैं, दैट इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड, INS इम्फॉल, बिहार डिमांड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उसका फतेह 2 मिसाइल है ईरान की, और इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन है। ट्यूना एक टाइप की फिश है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ किया था, जिसमें ईरान ने या कतर ने, शायद कतर ने एक जो अपनी वॉइस रेज की थी कि जो फंड आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। उसी फंड की हम लोग बात करें। रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हैज कम अंडर सिक्योरिटी scrutiny as experts point out its lack of substantial financial commitment to meet conservation goals below it is overviews to the fund। और हमने इस फंड के बारे में डिस्कस किया था कि ये डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड अवेलेबल कराएंगे सो दैट कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसके लिए वो हेल्पफुल रहे, और जो बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स, ग्लोबल एफर्ट्स हैं, उनके लिए फाइनेंशियल जो एड है दैट वुड कम ना इन ट्रू दैट वुड कम पॉसिबल। तो फॉर दैट दे आर अरेंजिंग द डेवलप्ड कंट्रीज विल अवेलेबल दैट विल कंट्री मेक अवेलेबल द फंड्स, और वो फंड्स जो हैं दैट विल बी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट विल स्पेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The fund aims to increase investment in the restoration and renewal of nature. It is specifically designed to mobilize and expedite financial support to the conservation and sustainability of wild species and ecosystems. These are facing threats from various sources, including wildfires, flooding, extreme weather events, and human activities such as urban sprawl. तो जैसे जैसे human activities, the modern economic man, when it is becoming active and it is spreading, it is destroying the environment, it is spreading its footprint, and including his footprints, carbon footprints are also expanding। तो हम लोग जो लोगों ने एनवायरनमेंट का सेक्शन कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट ना। तो कार्बन फुटप्रिंट इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग। तो दिस इज टू to develop the sustainable development environment and to preserve the wildlife and nature. For that the fund is not sufficient, as we have seen previously कि पहले भी ये हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, और इसी से मिलता जुलता क्रिएशन। द फंड वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी in Vancouver, Canada. Its primary purpose is to assist countries to achieving the 23 targets outlined in coming Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), adopted during the 15th conference in the Paris COP15 कहते हैं to the United Nations Conservation of Biodiversity in the previous December। तो अब इसमें जो डिमांड्स थी 2030 हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 24 से 30 तक के लिए फंड है। द क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कंटेन्स 23 एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स व्हिच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज: reducing threat to biodiversity, meeting people needs through sustainable use of sharing benefits। बायोडाइवर्सिटी तो पता है ना आप लोगों को, जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, उसको मेंटेन रखना है। और नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल है ना, दे शुड रिमेन विद द सोसाइटी, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे विल सस्टेन विद अस। तो टूल्स एंड सोल्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग, की टारगेट्स क्या है इसके अंदर? कंजर्व एरिया एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मैरीन एरियाज आर कंजर्व्ड। ठीक, नेक्स्ट, रिस्टोर इकोसिस्टम, एटलीस्ट 30% ऑफ एरिया डिग्रेडेड इकोसिस्टम आर अंडर रेस्टोरेशन। और उसके बाद रिड्यूस हार्मफुल सब्सिडीज, आइडेंटिफाई एलिमिनेट इंसेंटिव हार्मफुल फॉर द बायोडाइवर्सिटी। Divergence over how to fund efforts led to intense negotiations with China, chair to COP15
डिसरिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ डीआरसी। तो ये यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये जो चीज़ें डिफाइन हुई हैं और इसको बाद में चल के क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं उसमें ये प्रपोजल पास हुए थे। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेज्ड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ कहते हैं। द फंड विल रेज फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू प्राइवेट philanthropic एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। इन contrast to GEF which relied on limited number of donors, the new fund aims to more diversified funding approach. It will also have access to funds allocated to biodiversity conservation under GEF। तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वही सेम है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए दे विल प्रोवाइड द फंड्स। Budget allocation: with the cumulative budget of $5.25 billion of the period 2022 to 26, the fund allocated 36% of biodiversity related initiatives. The remaining budget is designated to the project addressing climate change, pollution and health, land and oceans। तो हालांकि इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी से मिलता जुलता टॉपिक तो वही है कि पोल्यूशन कंट्रोल करना है, हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करना है, हेल्थ ऑफ लैंड एंड ओशंस इनको इंप्रूव करना है, बेटर करना है, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है, उनको रिजॉल्व करना है ताकि आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशन इसका बेनिफिट उठा सकें और उनको भी वही डाइवर्सिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बायोडाइवर्सिटी एज इट इज हम लोग एज अ गिफ्ट दे के जाएं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये ना फील करें कि उनको ये ना लगे कि पिछली जनरेशन सारी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके गई हैं। तो उसके लिए फंड होगा, फंड रेज किया जाएगा और जो अमाउंट जो है विच इज नॉट सफिशिएंट। तो गवर्नेंस: द जीबीएफ फंड काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस रीजन्स। सो 16 members from developing countries, 14 members from developed countries, 2 members from the countries of Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Decision of GVF Fund Council will follow a consensus model similar to GEF instrument. So these are the member countries. तो various region से बुलाया गया है। तो GVF Fund Council responsible for decision making will include representation from various regions. तो ये members हैं, 16 member developing के हैं, 14 मेंबर डेवलप्ड कंट्रीज के हैं, 2 मेंबर्स कंट्री हमें सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। डिसीजन ऑफ जीबीएफ फंड काउंसिल फॉलो द कंसेंसस मॉडल सिमिलर टू जीईएफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपस में कंसेंसस होगा और कंसेंसस के बाद डिसीजन लिए जाएंगे। देन उसके साथ यहां पर ये जो टॉपिक है यूपीएससी का फेवरेट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो क्योंकि फेवरेट है एनवायरमेंट इकोलॉजी तो प्रीलिम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्री और मेंस दोनों सेक्शन के लिए ये आपके काम आएगा, स्पेसिफिकली मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के इसमें और डिबेट एंड डिस्कशंस और एडिटोरियल इसमें ऐड होंगे तो ये जो आपका सिलेबस जो है इसका सॉरी ये जो टॉपिक है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मेंस और प्री दोनों के लिए इसको समझ के चलना। और उसके बाद ये हमारा ग्राफिक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड has been ratified and launched during the 7th assembly of the Global Environment Facility GEF Vancouver Canada के अंदर। Establishment: GEF was established on the eve of 1992 Rio Earth Summit। Family of funds dedicated to addressing biodiversity loss, climate change, pollution and environment issues। सिर्फ इन्हीं के लिए ये फंड बनाया गया है और फंड में जो फंड डालने का जो टारगेट है वो ये कि जिन कंट्रीज के पास कंपैरेटिवली रिसोर्सेज कम हैं उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं ताकि बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट और मेंटेन रहे, पोल्यूशन कम हो और जो लैंड की जो हेल्थ है और जो ओशनिक हेल्थ है देन बोथ शुड बी इम्प्रूव्ड। Then along with that structure, unique governing structure including assembly, council, secretariat, agency, advisory panel, evaluating officer, तो सब कुछ होगा इसके साथ। And financial assistance provided support from major international conventions। मिनीमाटा कन्वेंशन मर्करी 2013 के लिए हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है मर्करी के लिए 2013 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द परसिस्टिंग ऑर्गेनिक पोल्यूशन 2001 में और यूएनसीबीडी 93, 94, 92 या आपके प्रिंटेड नोट्स में और डिटेल में आपको मिल जाएगा। मेंबरशिप क्या है? 184 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। सेक्रेटेरिएट वाशिंगटन डीसी में। ये प्रीलिम के क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन ट्रस्टी कौन है? द वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज जीईएफ ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जीईएफ ट्रस्ट फंड विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डोनर्स। बेटा इसको जाके अब आप लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेना है और इसके जाके आपको अलग से नोट्स बनाने हैं। ये प्रीलिम वाले सेक्शन के नोट्स हो गए, मेंस वाला सेक्शन वो है ही है, ठीक।
तो ट्रस्टी कौन है? तो ये ना हो कि नेक्स्ट क्लास में जब आपसे क्वेश्चंस पूछें या जब हम लोग जो मॉर्निंग क्लास के अंदर जो एनवायरनमेंट का सेक्शन जो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं उसमें। देन व्हेन आई विल आस्क द क्वेश्चन, आपके पास आंसर होने चाहिए उनके। देन उसके बाद ट्रस्टी, द जीईएफ काउंसिल इज अ मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ। तो उसके बाद इट कंसिस्ट 32 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जीईएफ मेंबर्स, जीईएफ मेंबर कंट्रीज रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग डेवलपिंग पॉलिसीज। यही बेटा यू कंट्रीज है जिनको मैंने डिस्कस किया अभी। The responsibility including developing policies, evaluating programs, approving project GEF funded activities, meeting are held at annually and decisions are made by consensus। साल में मीटिंग होती है, उसके बाद कंसेंसस से जो भी डिसीजन होता है सारी कंट्रीज मिलके डिसीजन लेती हैं। तो कुल मिला के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ फंड है और काम भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज आईएनएस इम्फाल। 28 ऑफ नवंबर को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ये जो न्यूज है वी हैव टेकन दिस न्यूज फ्रॉम नेशनल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के ऊपर आई हुई न्यूज है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसकी न्यूज है। द नवंबर 23 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रिवील्ड द क्रेस्ट ऑफ यार्ड। ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट खुद ही अब रक्षा मंत्री लिख रही है ना, वो इंग्लिश का आर्टिकल था बट इट वाज मेंशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिवील्ड द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12,076 इम्फाल नाम है, द थर्ड वेसल इन द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब स्टेल्थ है हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेल्थ इट मींस इसको समंदर के अंदर पकड़ना आसान काम नहीं होगा, ठीक है। स्टेल्थ फैसिलिटीज हैं तो समंदर में पकड़े नहीं जाएंगे, इस करके इसकी शेप यूनिक है। देखो इसके कर्व सारे एजेस जो हैं वो शार्प रखे गए हैं ताकि अगर इसको सैटेलाइट से चेक करने की कोशिश भी की जाए तो पकड़ा नहीं जाए जल्दी। तो एजेस इसके कर्व्ड रखते हैं इसे, ताकि इससे रेज टकराएं और स्कैटर हो जाए। तो इसका काम क्या है, ये डिस्ट्रॉयर है और गाइडेड मिसाइल, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस इम्फाल इन न्यू दिल्ली। आईएनएस इम्फाल ओवरव्यू क्या है, क्लास 1 रैंकिंग है। आईएनएस इम्फाल इज द थर्ड डिस्ट्रॉयर बिलोंगिंग टू विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डिस्ट्रॉयर? ये हमेशा डिस्ट्रॉयर्स जो भी होंगे ये हमेशा जो एयरक्राफ्ट करियर होता है उसके आसपास चलते हैं, डिस्ट्रॉयर उसके आगे चलते हैं या उसके पीछे चलते हैं ताकि प्रोटेक्शन दे सकें एयरक्राफ्ट करियर को। हालांकि एयरक्राफ्ट करियर में उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बट उससे पहले ना दीज टाइप ऑफ डिस्ट्रॉयर्स वर्क, तो ये पहले उससे चलेंगे या उसके आगे पीछे चलेंगे और उसकी तरफ आने वाली हर एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन सी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। तो गाइडेड मिसाइल हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रूज मिसाइल है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल चलती है, वर्टिकल नहीं। तो क्रूज मिसाइल के लिए है। तो आईएनएस इम्फाल न्यू दिल्ली क्लास 1 रैंकिंग है। इम्फाल इज द थर्ड डिस्ट्रॉयर बिलोंगिंग टू विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। Among the largest destroyers constructed in India, it measures 164 meter in overall length and has displacement exceeding 7,500 ton। तो स्पीड क्या है इसकी, 55 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड है, कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड एक्सीडिंग 30 नॉट्स और लगभग 55 किलोमीटर पर आवर। वर्सेटैलिटी, द वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना मतलब बहुत स्पीड नहीं हो सकती क्योंकि साइज में बहुत ह्यूज है ये। द वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म डिजाइंड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड मिशन कवरिंग द फुल स्पेक्ट्रम मैरीटाइम वॉरफेयर। कुल मिला के ये वॉरफेयर के लिए बना है, मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए। तो ये डिस्ट्रॉयर है और ये वॉरशिप है, ठीक। और वॉरशिप का काम प्रोटेक्शन देना होता है एयरक्राफ्ट करियर को, और उसके बाद इसका अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होगा इसका काम कि रडार, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रडार रखे होते हैं, देखो इसका मैकेनिज्म, तो इसका रडार सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर ही मिसाइल्स लगी होंगी। तो डिस्ट्रॉयर है ये। द वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड मिशन कवरिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम वेलफेयर। इंडिजीनियस फीचर कौन से है इसके अंदर, boast a substantial indigenous content of around 75% including medium range surface to air missile। सरफेस टू एयर मिसाइल, तो सरफेस टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में हम लोगों ने जो मिसाइलें डिस्कस की हैं उसमें जो मिसाइल्स हम लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर बनाई हैं उसमें बराक कैटेगरी की मिसाइल्स आती हैं, बराक 2 और उसके ऊपर की मिसाइल्स। तो हम लोगों ने जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इससे पहले इंडिया ने अपनी त्रिशूल मिसाइल बनाई थी। त्रिशूल नाम से पता चला शिव के नाम से है, बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही थी मिसाइल। वो इंडिया को अपना प्रोग्राम बीच में बंद करना पड़ा। फिर हमने इजराइल के साथ मिलकर जो मिसाइल्स बनाई हैं, या फिर हमारे पास कुछ रशियन मिसाइल्स जो हमने रशिया से इंपोर्ट की हुई हैं वो मिसाइल्स हैं। उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल है ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इंडिजीनियस टॉर्पीडोस, टॉर्पीडो का काम होता है जब वो समंदर के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को या फिर वो सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और टॉर्पीडो जो है वो पानी के अंदर या पानी से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलते हैं। और
ब्रह्मोस का एक नवल वर्जन है, उसको सागरिका कहते हैं। नवल वर्जन है ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस मिसाइल वही सागरिका होगी। इंडिजीनियस टॉर्पीडोज हैं, ट्यूब लॉन्चर्स हैं, एंटी सबमरीन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर हैं। लार्सन एंड टर्बो मुंबई प्राइवेट कंपनी उसने बनाए हैं। एंड 76 मिलीमीटर रैपिड गन माउंट भेल हरिद्वार ने बनाई है। तो 75 मिलीमीटर रैपिड गन मोटर, ये जो दिस इज, ये इस एरिया में ये जो लगी है गन लगी है इसके ऊपर 75 मीटर की, तो ये गोले फायर करती है यहाँ पर, ये जो लगी है। सो उसके बाद 75 मीटर सुपर रैपिड गन माउंट है, भेल हरिद्वार ने बनाई है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरिद्वार की बनी हुई है। Crest design. The crest features of Kangla Place, the left and Kangla Sa on the right. Kangla Place is a significant historical site of Manipur, was traditional seat for the past kingdom. Kangla Sa is and mythical, being the dragon's head and lion's body, symbolizes the guardian protector of Manipuri people. It is also serves as state emblem for the Manipur. अच्छा, डिजाइन इसका जो है मणिपुर से लिया है। कांगला प्लेस के इसके फीचर्स ऑफ कांगला पैलेस का, इसका जो डिजाइन है कांगला पैलेस का है। और कांगला सा राइट और लेफ्ट विंग की इसको नाम दिया है। कांगला प्लेस इज अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट ऑफ मणिपुर, वाज ट्रेडिशनल सीट ऑफ द पास्ट किंगडम। कांगला सा इज mythical, being a dragon's head and lion's body. ड्रैगन का हेड है और लायन की बॉडी है, and symbolizes the guardian protector Manipur people. It also serves as the state's emblem of the Manipur. Naming significant, INS Imphal is noteworthy as the first capital warship named after the city in the northeast Nepal is the capital of Manipur. तो थीम मणिपुर का है और आइडिया भी मणिपुर से लिया है। और मणिपुर से आइडिया लिया तो कांगला पैलेस उनका जगह है, कांगला पैलेस, और उसके साथ ही कांगला सा। और इसका मतलब जो है उनका मिथिकल जो उनका जो माइथिकल जो डिजाइन है उसमें लिया है कि उसकी बॉडी जो है लाइन की है और उसका जो हेड जो है बॉडी लाइन की है और हेड जो है दैट इज ऑफ ड्रैगन। हाँ, ड्रैगन्स हेड एंड लायंस बॉडी। तो आइडिया है, सिर्फ एक सिंबलाइज किया है उसको, उसके साथ जोड़ के देखा है। तो नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल। क्या है? डिस्ट्रॉयर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और स्टेल्थ है। स्टेल्थ है मतलब पकड़ा नहीं जाएगा समंदर के अंदर। बॉडी की शेप ऐसी बनाई है, उससे रिस्ट टकराएंगे और टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद नीतीश कुमार साहब जो हैं सीएम हैं बिहार के, ही इज डिमांडिंग कि हमें बिहार को स्पेशल स्टेट का जो है वो स्टेटस अवेलेबल करा दो। ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है किस स्टेट को देना है। अभी तक जो है पहाड़ी स्टेट्स को इन लोगों ने या नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया हुआ है। तो वाई न्यूज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एडवोकेटिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बहुत लंबे टाइम से, लगभग पिछले 10 साल से ये अपने लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं। फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 रिवीलिंग दैट ऑलमोस्ट 33% ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज लिविंग इन पॉवर्टी। Understanding special category status, introducing instituted in 1969 based on the 5th Financial Commission recommendations SCS। SCS मतलब special category status। तो is a classification provided by the center to support the development in states facing geographical and socio-economic disadvantages। तो बिहार को ऐसी कोई ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज नहीं है ना। बिहार तो ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज की कंडीशन में आता है, डिसएडवांटेज कोई नहीं है। तो ये उन स्टेट्स को मिलता है जिनकी ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल हिमाचल है या उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। ज्योग्राफिकली उनकी बैकवर्डनेस है कि पहाड़ी एरियाज हैं, तो वहां पर लोगों के पास कमाने के सोर्सेज बड़े कम हैं। या फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब हो सकते हैं, बट बिहार नहीं हो सकता, प्लेन में आता है। बट ही इज डिमांडिंग, और उसके पीछे अपने अपने लॉजिक हैं उनके। तो प्रोवाइडेड बाय द सेंटर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। गाडगिल फार्मूला क्या कहता है? नेम्ड आफ्टर डॉक्टर वीएन गाडगिल हुआ करते थे, गाडगिल मुखर्जी, द देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इट एलोकेटेड नियरली 30% ऑफ टोटल सेंट्रल असिस्टेंस टू द एससीएस स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली स्टेट्स को 30% जो है वो एलोकेट किया जाता था उनके टाइम के ऊपर। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यूज आते हैं 30% जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलना चाहिए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब आप समझ गए, जिन लोगों के पास, जिन स्टेट्स के पास रिसोर्सेज की कमी है, जैसे हम लोगों ने नाम किया पहाड़ी स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, उनके पास एक दिक्कत यह है कि वहां पर ना तो इन्वेस्टमेंट पहुंच सकता है, ना इंडस्ट्री पहुंच सकती है, ना ही ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने इनकम के सोर्सेज जनरेट कर लें। तो मैक्सिमम होगा तो टूरिज्म होगा उनकी इनकम का सोर्स, या फिर हो सकता है कि इंडस्ट्री लगे वो तो थोड़े बहुत एरिया में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता है ना, क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दूर हो जाती है। तो हर आदमी इंडस्ट्री वहीं लगाना चाहता है जहां से उसको एक्सेस करना ईजी हो जाए।
और बिहार एक ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस कंडीशन में है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज वाले एरियाज उसके आसपास ही हैं और प्लेन में पड़ता है, तो बिहार से बहुत सारी आसपास की सराउंडिंग स्टेट्स कवर हो सकती हैं। तो इंडस्ट्री की ऐसी दिक्कत को बिहार में नहीं है ना? पर फिर भी स्टिल दे आर डिमांडिंग, उसके पीछे पॉवर्टी रीज़न है, उसके पीछे उनकी अपनी जो बैकवर्डनेस है वो रीज़न्स हो सकते हैं कई सारे। अब बैकवर्डनेस के कई सारे पीछे पॉलिटिकल भी हैं और ज्योग्राफिकल भी हैं और बाकी सब भी हैं। अथॉरिटी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग एससीएस, ध्यान रखना अब यही कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो बनाएगी और उसके लिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर दोनों ऑपोजिशन पार्टीज़ के हैं। तो बिहार में जो गवर्नमेंट है वो और है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की गवर्नमेंट है, आरजेडी के साथ मिलके। तो पहली बात है कि यहाँ पर आपस में कोऑपरेशन नहीं है और एक-दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो discontinuation ceased in 2015 following the recommendations of the 14th Finance Commission. Then उसके बाद benefits of SCS center state funding centrally sponsored schemes enjoy more favorable split in 90-10 ratio 90:10 compared to 60-40 or 80-20 in the general category states. तो यहाँ पर जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन होगा वो 90% रहेगा किसी भी स्कीम के अंदर, कोई भी स्कीम जो स्टेट के अंदर चलती हैं और स्टेट का पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% होता है और बाकी जगहों पर 60-40 या फिर 80-20 होता है जनरल कैटेगरी जो स्टेट्स होती हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट SC स्टेट्स receive preferential treatment 30% of the central government gross budget allocation to them. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बजट होगा उसका 30% जो है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ऑटोमेटिकली मिलता है, जैसे हमने डिस्कस किया गाडगिल फार्मूला के अंदर। तो उसके बाद इंसेंटिव्स एक्सेस टू डेथ स्वैपिंग, डेट रिलीफ स्कीम एंड टैक्स एग्जम्पशन और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर अट्रैक्ट करना है उन स्टेट्स को तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर जैसे हिमाचल ने कुछ साल पहले दिया था कि आप हमारी स्टेट्स के अंदर आओ, इन्वेस्टमेंट करो, फैक्ट्री लगाओ और आपको अगले 15 साल तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक, तो इस करके ताकि इंडस्ट्री पहुंचेगी तो बिजनेसमैन इस लालच में पहुंचेगा कि मेरे को 15 साल यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना है और 15 साल बाद उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, ये फिर स्टेट की पॉलिसीज और वहां मिलने वाली फैसिलिटीज, चीप लेबर, मिलने वाला रॉ मटेरियल, ये सब फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ पर क्या है कि डेब्ट स्वैपिंग भी है। डेब्ट स्वैपिंग का क्या मतलब होता है? डेब्ट स्वैपिंग मतलब आप सस्ता लोन सरकार से ले लो और सरकार से जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स में आपने 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर सरकार से पैसा लोन लिया था। अभी क्या करोगे आप? डेब्ट स्वैपिंग कर लोगे, सरकार से फिर आपने लोन लिया, महंगा लोन जो पे कर दिया, अब आपके लोन की कैटेगरी पहले 10% था, अब आपको 6% के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतने ही अमाउंट का लोन दिया है। तो डेट स्वैपिंग होगी, आपको पे तो करना ही है, स्टेट गवर्नमेंट को पे तो करना ही है। हाँ, पर ये है कि पहले वो 10% पे करते थे, अब उन्होंने पुराना लोन दे दिया एक्सचेंज में, नया लोन ले लिया, अब वो 7% के हिसाब से पे करेंगे या 6% के हिसाब से पे करेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी। फिर उसके बाद कई बार हो सकता है कि डेट में रिलीफ कर दें, उन्होंने जो कर्जा लिया था उसको माफ कर दें और उसके बाद टैक्स एग्जम्पशंस हैं और कैरी फॉरवर्ड अनस्पेंट मनी इन अ फिस्कल ईयर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में एमएलएस और एमपीज को फंड मिलता है कि इतने पैसे आपको मिले, 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए जो भी हैं, जो 20-25 करोड़ रुपए एमपीज को मिलता है। तो एमपीज को कई बार पता नहीं होता उस पैसे को खर्च कहाँ करें। तो क्या करते हैं, उस फंड को फिर साल जब खत्म होने वाला होता है तो उसको पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। और यहाँ पर इस केस में अगर वो स्पेशल स्टेटस कैरी करती है वो स्टेट, तो उस केस में उनका फंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर उनको 25 करोड़ मिले थे, उन्होंने खर्च नहीं किया, अगले साल उनको फिर 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक एमपी को, है ना? उसी हिसाब से एमएलएस का फंड होता है। तो increased devolution, SCS states benefit from the increased devolution of the divisible pool fund 41% of the 15th finance commission। तो तो डेवोल्यूशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज डेवोल्यूशन ऑफ द डिविजिबल पूल फंड और 15th फाइनेंस कमीशन की ये रिपोर्ट है। उसके बाद अदर स्टेट्स सीकिंग SCS, आंध्र प्रदेश। अब एक शुरू होता है तो फिर वो जिसको पंजाबी की कहावत है कि कड़े ने हाथ लगाया सारा टब्बर ते आया। एक स्टेट मांगेगी, फिर मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, प्रसाद की तरह सभी स्टेट्स मांगने पे जाएंगी। रीजन उसके पीछे खुद से डेवलपमेंट नहीं कर दी। इसका मतलब ये है कि जो पहले इनको पैसे मिले थे, इन्होंने वो फिजूल चीजों में वेस्ट कर दी। जो पैसा फंड मिला भी था या फिजूल चीजों में वेस्ट कर दिया, या फिर वो वोट बैंक के चक्कर में ये बांट वो बांट, राशन बांट ये बांट, तो उसमें खर्च कर दिया, फंड नहीं होगा। तो उसी तरह आंध्र प्रदेश भी डिमांड कर रहा है
पोस्ट बाइफर्केशन ऑफ 2014 ड्यू टू द रेवेन्यू लॉस ऑफ हैदराबाद गोइंग टू तेलंगाना, कि हैदराबाद तेलंगाना को मिल गया, हम लोग को नई कैपिटल बनानी, इसके लिए हमें फंड चाहिए। ओडिशा रिक्वेस्ट एससीएस ड्यू टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज एंड लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और इसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हमारे यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो जो है वो एंडेंजर्ड है। सो तो उड़ीसा में समझ भी आता है, हम लोगों ने कल परसों मानसून डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था हम लोगों ने कि उड़ीसा के अंदर जो मानसून आते हैं और उनके लिए टर्म यूज किया गया है, दैट इज सुपर साइक्लोन्स, है ना। और सुपर साइक्लोन क्यों दिया है, सुपर साइक्लोन क्यों दिया नाम, हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। उसके बाद पॉवर्टी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन द पॉवर्टी एज पर द बिहार कास्ट सर्वे। तो बिहार का जो नया कास्ट सर्वे कराया है, हालांकि वो टोटली पॉलिटिकल है, उसके पीछे मोटिव जो है, बट वो सर्वे ये कहता है कि क्लासेस जो हैं बहुत बैकवर्ड हैं बिहार के अंदर। उसके बाद बैकवर्डनेस, बिहार लैग्स बिहाइंड पर कैपिटल जीडीपी, फेसिंग चैलेंजेस लाइक रिसोर्सेज स्कार्सिटी, फ्लड्स एंड ड्राउट। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है, बाइफर्केशन इन 2000 लेड टू द लॉस ऑफ मिनरल रिच एरियाज, इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग इन द वीक इंडस्ट्रियल बेस। तो बिहार से कट के झारखंड जो बना, तो कहा जाता है झारखंड शाइन्स ऑन माइंस, हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं इसको, बिहार झारखंड शाइन्स ऑन माइन। तो झारखंड में बहुत सारी माइंस थी, वो जो बिहार का पार्ट हुआ करता था, बिहार से झारखंड बना, तो माइंस और इंडस्ट्री सारी झारखंड में चली गई। तो दिस इज कि हमारे पास अब इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास मिनरल्स भी नहीं है, तो हमारे इनकम के सोर्सेज बंद हो गए। पुअर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रगल्स इन द अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इज बिहार डिमांड जस्टिफाइड? SCS criteria lacks a hilly and difficult terrain and major criteria for the SCS, जिसको हमने डिस्कस किया। स्टेट्स का पहाड़ी होना जरूरी है, टेरेन का टफ होना जरूरी है, लोग जहां पर पहुंच ना पाए, इन्वेस्टमेंट पहुंच ना पाए, पहला तो क्राइटेरिया ये। तो बिहार के साथ तो ऐसी कोई चीज नहीं जुड़ती। तो उसके बाद रघुराम राजन कमेटी, अब ये आरबीआई के गवर्नर थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। बिहार रैंक द लोएस्ट अमंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, highlighting the least developed status. The committee suggested a fixed amount of funds base of development need independent of SCS. तो अगर मान लो कि फिर वही पॉइंट है, क्राइटेरिया क्या होगा, किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देने का क्राइटेरिया क्या होगा, और उसको मिलने वाले फंड को वो रैशनली खर्च करेंगे, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि उसको मिलेगा, बट ये पॉलिटिकल डिमांड है और तंग करने के लिए होता है कि हमने कास्ट सेंसस भी कराया, मोदी से पैसे भी मांगे, मोदी दे नहीं रहा है, बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ये सब कुछ है। द इशू रिमेन्स अनसॉल्व्ड एज द सेंटर डिड नॉट एक्सेप्ट द कमिटीज रिकमेंडेशन। तो रघुराम राजन की कमेटी थी, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली मर्जी उसी की चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट, ये मिसाइल है, ईरान ने बनाई है और इसका नाम है फतेह मिसाइल। और फतेह मिसाइल की खासियत ये है, ये हाइपरसोनिक है और अकॉर्डिंग टू ईरान ये 15 मैक की स्पीड अचीव कर लेती है। मैक मतलब, मैक की स्पीड का मतलब है साउंड की स्पीड से तेज चलना। मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4, मैक 5। तो मैक 5 पर तक इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल जाती है। और अकॉर्डिंग टू रशिया, अकॉर्डिंग टू चाइना सॉरी, इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन में इंडिया बना चुका है, पर उसको बता नहीं रहा दुनिया को। ठीक, अब इसी तरह से ईरान बनाया है या नहीं बनाया, ये अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ कंट्रीज मानती है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बना लें। बट ईरान कह रहा है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं, मतलब साउंड की स्पीड से 15 गुना तेज। तो 15 गुना तेज का मतलब है इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम अभी तक दुनिया में नहीं बना है, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्रीज अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सकी हैं। रशिया, चाइना डेवलप कर चुके हैं, ईरान अकॉर्डिंग टू ईरान डेवलप कर चुका है, इंडिया प्रोसेस में है, और अकॉर्डिंग टू चाइना इंडिया डेवलप कर चुका है, पर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हाइपरसोनिक मिसाइल। यू कैन इमेजिन कि साउंड की स्पीड से 15 गुना तेज, कितनी ज्यादा साउंड है, कितनी ज्यादा स्पीड है, सॉरी। और ये 2023 लेंथ इसकी 12 मीटर है, डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट के अंदर है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, और 50 सेंटीमीटर सेकंड पार्ट में है इसकी जो डायमीटर है। फ्यूल फर्स्ट स्टेज सॉलिड, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था,
जब मिसाइल डिस्कस कर रहे थे कि हमेशा मिसाइल के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सॉलिड फ्यूल ही यूज होता है। रीजन उसके पीछे सॉलिड फ्यूल जल्दी जल जाता है, जल के खत्म हो जाता है और जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो होता है वो अवेलेबल करवा लेता है। सेकंड स्टेज में लिक्विड हो सकता है, नॉर्मली फर्स्ट स्टेज इंडिया के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है सिंगल स्टेज मिसाइल है, सिर्फ उसमें सॉलिड फ्यूल ही होता है। तो दो कैटेगरीज होती हैं इसकी, यूडीएमएच और एचटीपीपी। आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं यूडीएमएच और एचटीपीपी। और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन है और उधर तो दैट इज ईरान रिसेंटली रिवील्ड। और आगे क्या था इसके अंदर, इसकी रेंज जो है 1400 किलोमीटर, इसका मतलब अच्छी खासी रेंज है 1400 किलोमीटर। तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड है, सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड है और हाइपरसोनिक स्पीड है मैक 5, लास्ट स्टेज के अंदर मैक 5 हो जाती है। वेट 3500 टू 4100 किलोमीटर है, वॉर हेड 500 किलोमीटर है, एक्सप्लोसिव वेट सिर्फ 200 किलोमीटर तक कैरी कर सकती है और गाइडेंस के लिए आईएनएस और जीपीएस लगा है। अब किसी भी मिसाइल में अगर जीपीएस लगा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका मतलब किसका है? अमेरिका का। अगर आपने मिसाइल बना भी ली, चलाने के लिए तो उसको जीपीएस काम करेगा और जीपीएस का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। तो अमेरिका जब मर्जी चाहे आपकी मिसाइल के लिए जीपीएस ऑफ कर दे, आपकी मिसाइल भटक जाएगी अपने रास्ते से। इस करके ईरान को मिसाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके सैटेलाइट्स का होना है। जैसे इंडिया का अपना सैटेलाइट सिस्टम है विच इज नोन एज नाविक, और ऐसे ही रशिया का अपना ग्लासनोस्ट है। रशिया का कुछ और है नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और कॉस्मोस है शायद, यूरोपियन यूनियन का कॉस्मोस है। रशिया का अपना है और चाइना का अपना है, इन दोनों का अपना अपना सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऐसे इंडिया के सिस्टम का नाम नाविक है। उसमें कई सारे सैटेलाइट एक ही टाइम पे छोड़े जाते, एक टाइम मतलब धीरे धीरे करके छोड़े जाते हैं। तो कई सारे सैटेलाइट जो हैं एक मिसाइल के ऊपर निगाह रखेंगे। अमेरिका इंडिया के साथ ही शरारत कर रहा था। 2007-8 के बाद इंडिया ने अपने प्रोग्राम को चेंज किया और अपनी मिसाइलों के लिए उन्होंने अपना एक नया नेविगेशन सिस्टम जीपीएस की जगह के ऊपर उसका सब्स्टिट्यूट लेके आए एंड इट इज स्टिल रनिंग ऑन जीपीएस। तो आईएनएस जीपीएस इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक, तो अपने आप में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, काम कैसे करेगी? मिसाइल बना तो लोगे, चलाओगे कैसे? रशिया और चाइना इनके पास तो अपने अपने सिस्टम्स हैं, ये कैसे चलाएगा अपना सिस्टम? चलो, वो एक फिल्म का डायलॉग है चाइना टाउन का, हमें मारने के लिए है ना, तो जिगरा तो ले आओगे, दलेरी तो ले आओगे हमें मारने के लिए, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? अमेरिका को मारने के लिए, मिसाइलें चलाने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होता है। मिसाइल ऐसी नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है जो उसको आग लगाई और छूट गया और अपने आप डेस्टिनेशन में जाके पहुंचेगा, फट जाएगा। ऐसा नहीं है। मिसाइल को रन करने के लिए मिसाइल उड़ेगी, उसके बाद उसको गाइड करने के लिए वो जीपीएस के थ्रू ही चलेगी ना, कहाँ पहुंची कहाँ नहीं, जीपीएस से उसको चेक करेंगे। अमेरिका जीपीएस एक्सेस आपको दे ही नहीं रहा, तो आपकी मिसाइल कहाँ काम करेगी? चलो लेट्स सी। फतेह ट्रांसलेशन इज कंकरर। फतेह का मतलब फतह, Conqueror, a Farsi representation in the hypersonic ballistic missile crafted in Iran. This iteration marks an enhancement of their initial domestically produced hypersonic ballistic missile named Fateh. Key feature क्या है इसके? Equipped with hypersonic glide vehicle HGH warhead capable of agile maneuvers at hypersonic speed. It relies on liquid fuel rocket propellant for the propulsion. तो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसकी, यहां दिया है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो यहां पे गाइडेड सिस्टम इसका लगा है और ये वॉरहेड है, यहां पर गाइडेड सिस्टम है, ये इसका मेन बॉडी होगी और रॉकेट इंजन होगा, उसकी स्टेजेस होंगी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल है और सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड फ्यूल है। तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट फॉर द propulsion. दिस प्रिसीशन गाइडेड टू स्टेज मिसाइल बोस्ट स्ट्राइकिंग रेंज 1500 किलोमीटर तक। अकॉर्डिंग टू ईरान इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, अचीविंग अ वेलोसिटी ऑफ मैक 15 times the speed of sound, that is 18,522 kilometer per hour. Notably, it exhibits the ability to execute rapid turns, evading defense system effectively. इसका मतलब जैसे सब गाइडेड मिसाइल्स में, सब क्रूज मिसाइल्स में होता है, सीधे जाते जाते वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, सीधे जाते जाते अपना पाथ चेंज करके लाहौर पे गिरती गिरती इस्लामाबाद या कराची में गिर जाएगी। किसी एक जगह पे गिरती गिरती जब उनको पता चलेगा कि दूसरी कंट्री ने अपना डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, तो जिधर जाना उधर नहीं जाके अपना पाथ चेंज करके किसी दूसरी जगह पे गिर जाएगी। ठीक, तो दिस इज द फीचर, हर एक क्रूज मिसाइल का ये फीचर होता है। और क्रूज मिसाइल जो है हमेशा बहुत हाइट पे नहीं जाती, हमेशा लोअर सर्फेसिस के पास उड़ती हैं, 10-15-20 मीटर के ऊपर। रीजन, रडार नहीं पकड़ सके।
The warhead features a spherical engine powered by solid fuel एंड मूवेबल नोजल. अब वॉरहेड फीचर्स अ स्फेरिकल इंजन हम लोगों ने डिस्कस किया था मिसाइल के अंदर, जब हम लोग जो रॉकेट टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे. अगर 3 पार्ट के अंदर एक रॉकेट है तो एक पार्ट इसने फ्यूल जल गया तो ये सेपरेट हो जाएगा, दूसरे पार्ट के अंदर फ्यूल जलेगा वो सेपरेट हो जाएगा, और तीसरा पार्ट जो बचेगा अकॉर्डिंग टू देम वॉरहेड जो है उसके पीछे इन लोगों ने एक रॉकेट इंजन लगाया है जिसमें फिर सॉलिड फ्यूल दोबारा से जलेगा. अब सॉलिड फ्यूल क्यों जलेगा? क्योंकि लिक्विड फ्यूल की लिमिटेशन होती है, वो उतनी तेज नहीं जलता जितनी देर सॉलिड फ्यूल जलता है. तो पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल एंड मूवेबल नोजल फैसिलिटेटिंग कोर्स एडजस्टमेंट में अपना पाथ चेंज कर लेगा बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर टू स्किलफुली इवेड एयर डिफेंस सिस्टम्स. Understanding hypersonic missile denotes a weapon system traveling at a minimum speed of Mach 5, hypersonic, or equivalent to the 5 times the speed of sound. These missiles, characterized by their exceptional speed, pose considerable challenge for the surface to air missile defense system, making them inherently elusive targets. तो मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड है, वो कह रहे हैं कि मैक 15 है, बट अभी क्वेश्चन मार्क ही है. फिर वो पॉइंट है, मिसाइल बना ली, दावा जितने चाहे मर्जी कर लें, मिसाइल को रन करने के लिए आपके पास ना सिस्टम होना चाहिए सैटेलाइट्स का. ईरान इतना कैपेबल नहीं है कि अपने जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर ले ना, उसके लिए आपकी बड़ी लंबी मेहनत होती है, तब जाके कहीं आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं. देन उसके बाद इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन IOTC WPDCS 19, the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India is hosting the 19th working day on data collection and systematic WPDCS 19 Working Party of Data Collection and Statistics of Indian Ocean Tuna Commission. About IOTC, Indian Ocean Tuna Commission functions as intergovernmental organization overseeing tuna and tuna like species. Tuna मतलब मछली की एक वैरायटी है, एक स्पीशीज है उसकी. तो ट्यूना और ट्यूना जैसी स्पीशीज को उसकी जो ओवरसी करेगा उसको, और इंडियन ओशन एंड एडजॉइनिंग सीज के अंदर. Establishment through the agreement adopted in 1993, the IOTC came into force in 1996. It operates with the framework of United Nations Food and Agriculture Organization, FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर कहां पर है? विक्टोरिया सेशल्स में इसका हेडक्वार्टर है. सेशल्स कहां पर पड़ता है? जाके चेक करना. सेशल्स इंडियन ओशन के अंदर है, कहां पड़ेगा चेक करना जाके इसको. ऑब्जेक्टिव क्या है? डेडिकेट टू द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्यूना स्टॉक्स. ट्यूना मछली उसका स्टॉक्स बना रहे, एंड फॉस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फिशरीज बेस्ड ऑन दीज स्टॉक्स. Membership comprising 30 member countries including India. Membership is open to Indian Ocean coastal nations, United Nations member countries, UN special organization and those engaged in tuna fishing in Indian Ocean. Functioning क्या है? Reviewing condition and trend of tuna and tuna like fish stock. तो क्या कर रही हैं? ट्यूना की पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं, कहाँ पर उनको खतरा तो नहीं, मर तो मछली मर तो नहीं रही कहीं पर. और उसके बाद encouraging, recommending and coordinating research and development activities, adopting conservation and management measures to ensure stock preservation. और उसके बाद reviewing economic and social aspect of fisheries, considering the interest of developing coastal states. Note, the Indian Ocean stand as the second largest tuna fishery globally. तो ट्यूना स्पीशीज में थुनस एंड कुत्सुवोनस. Tuna is nomadic species spanning the world oceans, belonging to the mackerel family subgroup, recognizing at high protein, healthy fats, omega-3 fatty acids. It is known as kera fish or chura in India. केरा और चूरा के नाम से इंडिया में इसको जाना जाता है. कौन सी फिश है? टूना. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैरी करती है, इसका मतलब हेल्थ के लिए ये मछली अच्छी है. और इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली एक फिश डिस्कस की थी जो बहुत प्रीशियस है, उसको ओशन गोल्ड या सी गोल्ड कहते हैं. कौन सी मछली है? कमेंट में बताओ जरा. चलो बता देना बाद में. तो ट्यूना स्पीशीज. उसके बाद नोमैडिक स्पीशीज हो गई. स्पीशीज इंक्लूडेड नॉर्दर्न ब्लूफिन ट्यूना, एल्बाकोर, येलोफिन ट्यूना, सदर्न ब्लूफिन ट्यूना,
biget tuna, blackfin tuna, and long-tailed tuna. Fun fact: the bluefin tuna is also the largest and the most prized species. Have recently been categorized as endangered by IUCN due to overfishing. आपके लिए क्वेश्चन बन गया प्रीलिम के लिए. ठीक, कौन सी फिश है? ब्लू ट्यूना, ब्लू फिश, ब्लू फिन ट्यूना, जो आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में आई है रिसेंटली. और ये ट्यूना कमीशन कैसे काम करता है, कौन मेंबर है, कहां पर है इसका, किस फिश के लिए काम कर रहा है, और उसके अलावा कौन सी फिश जो है वो आईयूसीएन की लिस्ट में आई है एंडेंजर्ड की. प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए. यस, वेरी गुड. घोल फिश. कौन सी स्टेट ने उसको डिक्लेयर किया है? हाँ, यस, गुजरात ने. ड्रोन्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस इनिशिएटिव. ये कल वाली न्यूज है, तो परसों वाली हमने कर ली, अभी कल वाली. हम कल इस करके क्लास नहीं कर सके थे क्योंकि कल लास्ट मोमेंट पे लाइट चली गई थी यहाँ पर, और इतने लंबे टाइम तक पैनल नहीं कैरी कर सकता है ना, नहीं चला सकते हम उसको, तो कल हम क्लासेस नहीं कर पाए. उसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नई गवर्नमेंट का नया स्कीम है. और अंकोरवा टेम्पल है, अंकोरवा टेम्पल 8th वंडर, उसको वर्ल्ड का रिसेंटली डिक्लेयर किया है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी इन्होंने शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा है. अब सारी न्यूज डिस्कस करते हैं. ड्रोन फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अब नाउ आप सोच सकते हैं कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार ड्रोन क्यों दे रही है ना? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कुछ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उनको ड्रोन और उसके लाइसेंस वगैरह मिलेंगे सो दैट कि वो अपने एरिया में फार्मिंग के लिए फार्मर्स को ड्रोन अवेलेबल करा सकें एग्रीकल्चर के लिए. ठीक, उससे उनकी कॉस्ट बचेगी फार्मर्स की. तो प्रोग्राम क्या है? ये पीआईबी के ऊपर ही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस ट्रस्ट, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की अपनी साइट्स है, उसी से हम लोगों ने ये न्यूज ली है. और उसी में ड्रोन फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आता है कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. आउटले ऑफ 1261 करोड़, 1261 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है फॉर 2024-25. उसके बाद स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन्स ऑफ 15,000 सिलेक्टेड वुमेन एसएचजीज. 15,000, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकार ने ड्रोन देने का डिसीजन लिया है. The government has given a node for central government scheme designed to equip women self-help groups with unmanned aerial vehicle. Drone, unmanned aerial vehicle कहते हैं, commonly known as drones. This initiative aims to distribute drones to 15,000 selected women SHGs from 23-24 to 22-25-26, facilitating rental services for agricultural purposes to farmers. इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा अपने नोट्स में. रेंटल सर्विस है, मैं करना भूल गया हूं. रेंटल सर्विस है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस टू फार्मर्स. तो फार्मर को सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपको अगर ड्रोन चाहिए अपने खेतों में दवाई छिड़कने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए, किसी और काम के लिए, तो आप एसएचजी के पास जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाएंगे, आप उनसे ड्रोन किराए पे लेंगे, वो आपको ऑपरेटर देंगे, ड्रोन देंगे, 1 घंटे 2 घंटे जो भी है उसकी वो आपसे फीस चार्ज करेंगे. और इससे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक हेल्प मिलेगी, उनके पास फंड आना शुरू हो जाएगा. अब 2 टारगेट हो गए. एक तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे मिल गए, है ना, उनकी इनकम का एक सोर्स बन गया. दूसरा, फार्मर्स को एडवांटेज मिल गई कि उन तक ड्रोन पहुंच गए. अब वो सस्ते सस्ते प्रोसेस से अपनी दवाइयां वगैरह छिड़कने का, निगरानी वगैरह करने का, ये वो सारे काम कर सकते हैं. अब जैसे हिमाचल में सेब का काम करने वाले लोग, या जम्मू कश्मीर में सेब का काम करने वाले, या नागपुर में संतरे का काम करने वाले, या फिर वो लोग जो फूलों की खेती कर रहे हैं, जो टिड्डियां विड्डियां जो बाहर से आती हैं पाकिस्तान से, जैसे 2 साल पहले हुए था, तो उन सब अटैक्स को वो हैंडल कर सकते हैं ठीक से. और अगर मान लो सेबों की निगरानी रखनी है उनको, है ना, तो सेबों के बागों की निगरानी रखना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और वो रेंट के ऊपर लेके अपना काम चला सकते हैं. तो वुमेन हेल्प ग्रुप को भी उनसे हेल्प हो जाएगी, उनकी इनकम शुरू हो जाएगी और एक सेंस में वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा. तो SHG, Special Help Group, typically consists of 15 to 25 members with a similar economic and social background who join forces to enhance their overall living conditions. Scheme highlight क्या कहती हैं?
Scheme endorses comprehensive intervention by synergizing resources and efforts from the Department of Agriculture and Farmer Welfare, Department of Rural Development, Department of Fertilizer, Women Self-Help Group and Legal Fertilize Company. तो एंडोर्स क्या करेगी ये? कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन ऑफ synergizing resources and efforts from the Department of Agriculture. तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको हेल्प रहेगी और ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे. Member of the SHG possessing suitable qualification and being 18 years or older. एक सेकेंड. LFCs. So member of the SHG possessing suitable qualification and being 18 years or old, 18 या उससे साल से ज़्यादा, 18 साल या उससे ज़्यादा की फीमेल होंगी, will be elected by the State Rural Livelihood Mission and LFCs on the 15-day training program. लीड फर्टिलाइजर कंपनी LFCs ये चुनेंगी, फर्टिलाइजर कंपनी ये चुनेंगी किस ग्रुप को ये मिलना चाहिए. ऑब्वियसली जो फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनी, फर्टिलाइजर की जो कंपनियां हैं वही ग्रुप को चूज करेंगी, उन्हीं को वो ड्रोन्स मिलेंगे, उसकी हेल्प से फिर वो अपना दवाई वगैरह छिड़काने का काम कर लेंगे. मेंबर ऑफ SHGs possessing suitable qualification and being 18 years of older will be elected as State Rural Livelihood Mission and LFCs. For a 15 days training program, LFC will serve as intermediaries between drone supplier companies and SHGs. Additionally, they will promote the utilization of nano fertilizers like nano urea and nano DAP through the drones operated by SHGs. तो कुल मिला के यूरिया और जो दूसरे फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे DAP कहते हैं जिनको, उनको छिड़काने के लिए काम करेंगे. और यूरिया के अंदर नैनो यूरिया जो है इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग नैनो यूरिया और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम. द इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन SHGs बाय इनेबलिंग देम जनरेट एन एडिशनल इनकम ऑफ एटलीस्ट ₹1 लाख पर एनम. एक साल के अंदर लगभग 1 लाख तक की उनको इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी वुमेन के लिए. सो it seeks to incorporate advanced technology in agriculture to enhance efficiency, increase crop yield and reduce operational cost for the benefit of farmers. तो फार्मर को एडवांटेज रहेगा, उनकी कॉस्ट बच जाएगी, इतने लेबर लगाएंगे, मजदूर लगाएंगे तो ड्रोन से काम आसान हो जाएगा. Drones and regulatory framework in India. Drones, known as unmanned aerial vehicle or remotely piloted aerial scheme systems, are controlled either by the ground-based or piloted through technology. So drones find applications of various fields such as agriculture, Kisan drone, surveillance drone. तो किसान ड्रोन, दिस इज किसान ड्रोन, ये निशांत है, कॉम्बैट मिशन DRDO का, और ये रुस्तम है. तो ये रुस्तम है, इसको रॉकेट की तरह छोड़ते हैं. तो इसका जो काम करने का सिस्टम अभी हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं किया है. तो ये कैटेगरी है टाइप ऑफ जो ड्रोन्स हैं उनकी. तो उसमें निशांत जो आता है, इसको किसी चीज के ऊपर रख के फिर लॉन्च करते हैं, इसको हाइट के ऊपर रखते हैं, इसके लॉन्चिंग का सिस्टम दूसरा है. और बाकी के जो ड्रोन्स हैं, नॉर्मली इस टाइप के ड्रोन जो हैं वो जहाज़ों को हिट करने के लिए बनाए जाते हैं, निशान टाइप के ड्रोन्स, ताकि अगर टेस्ट करना है मिसाइल वगैरह हिट करके, तो इस तरह के ड्रोन से वो टेस्ट कर लेते हैं, मिसाइल से या फिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है इसके ऊपर टेस्ट होती है. बाकी इनका काम निगरानी वगैरह का काम है, और ये दवाई वगैरह छिड़कने के लिए ये किसान ड्रोन्स हैं. सो मैपिंग इनहैबिटेड एरियाज ऑफ विलेज अंडर द ड्रोन्स में कौन सी कैटेगरी? फाइंड एप्लीकेशन ऑफ DRDO निशांत, कॉम्बैट मिशन DRDO रुस्तम, मैपिंग इनहैबिटेड एरियाज ऑफ विलेजेस अंडर द स्वामित्र स्कीम एंड टारगेट एक्विजिशन DRDO लक्ष्य. ये DRDO लक्ष्य और निशांत और बाकी सब ड्रोन्स की कैटेगरी हैं. बाकी जो दूसरे जो थोड़े हाई प्रोफाइल ड्रोन्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो हमारे अमेरिका से भी रिसेंटली हम लोग बाय कर रहे हैं. The Ministry of Civil Aviation introduced Drone Amendment Rule 2022, amending the Drone Rule 2021 to regulate the drone operations. और थोड़े दिन पहले हम लोगों ने क्लास में ड्रोन डिस्कस किया था, उसके रेगुलेशंस को भी डिस्कस किया था. एक बार फिर जाके उसको इसके साथ जोड़ के पढ़ लेना. All drones must be registered with the Director General of Civil Aviation and operates the required for obtain a license for flying them. अब ये वाला टॉपिक जो है वो मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए. फिर ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन निकल जाएंगे.
और किसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, क्या एडवांटेज होगा उसका, कौन उसके साथ पार्टनर कौन है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में पार्टनर रहेंगी। और a no drone zone is a red zone has been established by the drone can only operate within this zone with prior permission and from the central government। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको रेड जोन डिक्लेयर किया, वहां पर आप ड्रोन चला ही नहीं सकते। और इसके अलावा रिसेंट में हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे सिस्टम खरीद रही है जिसमें ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक महीने में लगभग पाकिस्तान से आने वाले 400-500 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस इनिशिएटिव फॉर द इंडिजीनियस पीपल एम्पावरमेंट। इंडिजीनियस पीपल मतलब वहाँ की ट्राइब्स, वहीं के रहने वाले, वहाँ के मूल निवासी, उनके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। सो दैट इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सैंक्शन द प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस इनिशिएटिव फॉर इंडिजीनियस पीपल एम्पावरमेंट। प्राइम मिनिस्टर जनमन इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है, एलोकेटिंग द टोटल बजट ऑफ 24,104 करोड़। और ओवरव्यू, हाँ, 24,104 crore overview PM Janman. PM Janman consisting of both central sector and centrally sponsored scheme is designed to concentrate on 11 pivotal interventions across 9 ministries including the Ministry of Tribal Affairs. तो सारी मिनिस्ट्रीज के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी इसके अंदर मेंबर है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज सच एज परमानेंट हाउसिंग, इम्प्रूव्ड रोड क्राउड, सॉरी, अब यहाँ पर क्या क्या है, इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ट्राइबल्स वेलफेयर कैसे होगा, ट्राइबल इंप्रूवमेंट कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे, उसके अंदर परमानेंट घर आते हैं इनके लिए, परमानेंट हाउस यानी कि पक्के घर होंगे। ट्राइबल्स के पास, ज्यादातर इलाकों में ट्राइबल्स के पास कच्चे घर होते हैं, ठीक। अलॉन्ग विद दैट इंप्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी, तो पक्की सड़कें बनाई जाएंगी वहां पे, पाइप्ड वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, आंगनवाड़ी फैसिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहां पर अपने प्रोडक्ट बनाएंगे और गवर्नमेंट अपने पोर्टल्स पर हैंडीक्राफ्ट्स को बेचेगी। और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया था। देन उसके बाद इन एडिशन टू द 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस द इनिशिएटिव इनकॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज। The Ministry of Ayush will establish Ayush Wellness Center following existing norms. Ayush facilities will be extended to particularly vulnerable tribe groups, habitation through mobile medical units. तो आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, हमने इसको डिस्कस किया था। तो आयुष कई बार वो अंग्रेजी मेडिसिन या फिर वो एलोपैथी नहीं लेना चाहते, तो इस करके उनको उनके थ्रू भी फैसिलिटीज दे देंगे। मोबाइल वैन घूमेंगी ट्राइबल एरियाज के अंदर ताकि बीमारियां वगैरह रोकी जा सके। नहीं तो ट्राइबल एरियाज में जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, कई बार वो काम करते हैं, या फिर झोला छाप डॉक्टर हैं, तो सरकार उनको आयुष के अंडर उनको अवेलेबल कराएगी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए पीवीटीजी, हैबिटेशन थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के थ्रू। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल फैसिलिटेट स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर पीवीटीजी। हम लोगों ने अपने करंट अफेयर की क्लास के अंदर, इससे पहले जब हम लोगों ने क्लासेस की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि गूगल के साथ या अमेज़न के साथ मिलके कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो ट्राइबल्स की ट्रेनिंग के लिए चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा शायद, ठीक। अगर याद हो तो देखना एक बार कि गवर्नमेंट जो है अमेज़न के साथ मिलके ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल एरियाज के अंदर उनको एजुकेट कर रही है। और गूगल के साथ भी गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स थे, ठीक है, ताकि स्किल डेवलप हो सके। और स्किल इंडिया के अंदर भी इन लोगों को स्किल सिखा रहे हैं ताकि ट्राइबल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोशन मिल सके। Then this comprehensive initiative is poised to bring about positive transformation of the lives of indigenous communities, fostering sustainable development and empowerment. अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ केयर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को कई बार स्टेट गवर्नमेंट उसका नाम बदल देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको नाम बदल के कर दिया है तंदुरुस्त पंजाब सेवा केंद्र, ठीक। अब इसी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डांटा था कि प्रोग्राम हमारा है, अब उसको अपना नाम नहीं दे सकते। बट उस पॉलिटिक्स में केवल लोगों का नुकसान भी होता है। और एक बार जाके आप इसको, इमेज को एक बार, हो सकता है कि कैमरा के ऊपर बहुत साफ नहीं आए, और इसको जाके अपने प्रिंटेड नोट्स में जो आपको जो असाइनमेंट गई है उसमें एक बार जाके चेक कर लेना।
ठीक। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड द डिसीजन टू रीब्रांड द एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब उसको नया नाम दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और ये उसकी बिल्डिंग का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा। और ये इस टाइम की पेंटिंग वगैरह की गई है उसके ऊपर, और इंडियन आर्ट की प्रमोशन है। तो ये उसको नया नाम दिया गया है और नए स्ट्रक्चर, उसको नई फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल होंगी। 2018 Government of India unveiled plans to establish a 1.5 lakh health and welfare wellness centers HWCs। और आज की क्लास में हम लोगों ने एथिक्स में डिस्कस किया है कि करप्शन सबसे ज्यादा जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है। इस करके गवर्नमेंट आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को प्रमोट करके तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर हेल्थ फैसिलिटीज को प्रमोट कर रही है। ठीक है, ताकि बेसिक लेवल पर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो आम जनता का। और हमने डिस्कस किया मॉर्निंग की क्लास के अंदर, एथिक्स की क्लास में, कि सबसे ज्यादा करप्शन किसी डिपार्टमेंट में है तो वो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। ठीक, 2 रुपए की गोली 2-2 रुपए की बेची जाती है। In 2018, Government of India unveiled plans to establish 1.5 lakh health and wellness centers by repurposing existing sub health centers and primary health centers. This initiative is a crucial component of Ayushman Bharat, aiming to provide comprehensive primary health care. The funding model involved the central government contribution 60% of the finances, with states adopting the design manual providing the center। तो इसका मतलब इस फंडिंग मॉडल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन रहेगा सिर्फ आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 60% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, with states adopting the design manual provided by the center। So finances with states adopting the design manual provided by the center। तो स्टेट्स उनको अडेप्ट करेंगी, 60% रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट को 40% देना है। Remarkably, the country has surpassed the initial target with 61 lakh ABHWC आयुष्मान भारत हेल्थ, जो हेल्थ आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर जो थे ABHWC health wellness center is now operational nationwide। These centers offer a spectrum of services including maternal and child health care, primary level emergency and trauma care, with the provisions of free drug and diagnostic services। तो बीमारी पता कराने के लिए वहां पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज होंगी, तो हेल्थ चेक ये वो सब ब्लड टेस्ट वगैरह उसी लेवल पर हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि केंद्र भी स्टार्ट किया था। और अगर आपको मेडिसिन के सॉल्ट पता है या मेडिसिन का पत्ता लेके अगर आप जन औषधि केंद्र में जाते हैं, अगर वो मेडिसिन जेनरिक है, आपको बहुत सस्ते रेट के ऊपर वो मेडिसिन मिल जाएगी। ध्यान रखना, वो सभी मेडिसिन जन औषधि की स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, तब उसको लेने का फायदा है। जन औषधि केंद्र, वहां पर जन औषधि केंद्र वाले कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपनी मेडिसिन को भी बीच में डाल रहे हैं जिनमें प्रॉफिट ज्यादा है। कुछ गिनी चुनी मेडिसिन हैं, और गिनी चुनी मेडिसिन में जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल टाइप का वो नहीं आता वहाँ पर, एसेंशियल मेडिसिन ही आती है, विटामिन कैप्सूल टाइप के नहीं आते। हालाँकि उनको अलाउड नहीं है रखना, अगर होगा तो वो पकड़े जाएँगे या उनको अगर किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी तो उनका सेंटर कैंसल हो जाएगा। ठीक? तो आयुष्मान भारत स्कीम, उसके साथ-साथ जन औषधि केंद्र आपको बहुत सस्ते रेट के ऊपर जेनेरिक मेडिसिन, अगर मेडिसिन जेनेरिक है, तो जो मेडिसिन जेनेरिक है वो आपको बहुत सस्ते रेट के ऊपर मिल जाएँगी। क्वालिटी ठीक है, बुरी नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छी नहीं हो, बट ठीक क्वालिटी है। अब ऑब्वियसली है ना, वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है कि आपने ब्रांडेड खरीदी है, तो ब्रांडेड 10 रुपए वाली चीज़ खरीदी भी तो 100 रुपए की है ना आपने। द न्यू आइडेंटिटी ऑफ एबी, हाँ, एक एस्पेक्ट और थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया था। अब आप इन सभी टॉपिक्स को लिंक करो जरा, आयुष्मान भारत वाले टॉपिक को और इसके बाद जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन वाले टॉपिक को, उनको भी इसके साथ दोनों को लिंक करो, तो आपको एक कंप्लीट आंसर मिल जाएगा मेंस के लिए। ठीक? और उसमें हेल्थ केयर सेंटर, और आज की क्लास का जो हेल्थ केयर का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्वेज। सबसे ज्यादा करप्ट कोई डिपार्टमेंट हो तो हेल्थ केयर है, तो गवर्नमेंट हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रही है। अब ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन के इश्यूज भी हैं, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बाहर से एफडीआई इनवाइट करना है। और अगर मेडिसिन या फिर इंडिया अपने आप में फाउंटेन है जेनरिक मेडिसिन का,
और अगर बाहर में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया ऑब्वियसली उसको वेलकम करेगा, तो उसको डिस्करेज तो नहीं करेगा, है ना? स्टिल जो लोग बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इवन देन पीजीआई के डॉक्टर्स भी, जो चंडीगढ़ पीजीआई है, यहाँ के डॉक्टर्स भी आयुष्मान भारत की जगह के ऊपर ये जन औषधि केंद्र वाली मेडिसिन की बजाय यहाँ पर ब्रांडेड मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। और वो ब्रांडेड मेडिसिन जो पीजीआई ने लिखी हैं, वो पीजीआई के अंदर जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं, और वहाँ पर वो मेडिसिन जो है 30 टू 40% डिस्काउंटेड रेट पर मिलती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन्स। और पीजीआई के डॉक्टर जो हैं, वो जेनेरिक नहीं लिखते, वो ब्रांडेड ही लिखते हैं। और इसी करके हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन का टॉपिक, उसको इस टॉपिक के साथ जोड़ के पढ़ना बेटा। दोनों टॉपिक इकट्ठे कर लेना, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हो सके तो इकट्ठे लिख भी लेना। गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग कार्तिक। सो की पॉइंट अबाउट आयुष्मान भारत। तो अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस देखते हैं ना, तो बेशक वो ऐप के ऊपर पहले चलती थी या ये वाली, आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक? तो इस करके रेगुलर रहा करो क्लास में। कोई क्लास पहले रह जाती हो जाती है, डिस्कस हो जाती है, फिर 5-6 दिनों के बाद कई बार ये होता है, तो उसी टाइप की न्यूज़ आती है, हम उसको दोनों को मिक्स करके डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद है लॉन्च इन 2018 क्यूरेटिव प्रधानमंत्री जन औषधि आरोग्य पीएमजे, प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एट सेकेंडरी एंड tertiary level private hospitals. Tertiary level private hospitals, this offer financial protection up to the 5 lakh per family per year for poor and vulnerable population. तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुरू की थी, और इसके साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक और भी न्यूज़ में, इसमें कल हम डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड जो है, और नई न्यूज़ चल रही है। और पीएम जय, हाँ पीएम जय, और एक और प्रोग्राम है आभा के नाम से, एबीएचए। उसको मैं कोशिश करूंगा कहीं टॉपिक मिल जाता है तो कल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एबीएचए टॉपिक, आभा टॉपिक जो है, आयुष्मान भारत, और मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा क्या है, तो आभा स्कीम, उसको भी हम इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक? हाँ, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, 5 लाख तक किसी का ट्रीटमेंट होगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं तो अरेंजमेंट हो जाएगा उसके लिए। उसके लिए प्राइमरी केयर क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एचडब्ल्यूसी, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू द नेटवर्क ऑफ एबीएचडब्ल्यूसी। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए इज entrusted with the responsibility of implementing PMJ, ensuring the successful execution of these transformative हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। तो ये जो नया गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसके अंदर इस तरह से वेलनेस सेंटर बनेंगे, जहां पर मरीजों का इलाज होगा, प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी तक होगा, और इसी में जो डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट उसके बाद अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया बिकम्स एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको वर्ल्ड का 8th वंडर डिक्लेयर किया गया है। किसे? अंकोर वाट टेम्पल को। कहां पर है? कंबोडिया में है, ठीक? और unveiling the marvels of Angkor Wat, the official title eighth wonder of the world is often attributed to structures, project design, or individual deemed comparable to the seven wonders of the world. One such exceptional marvel that is earned with unofficial title is Angkor Wat. About Angkor Wat Temple, size and origin. Angkor Wat Temple holds the distinction of being the largest religious monument globally, a testament of grandeur of its architecture, कंस्ट्रक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी। तो इसका मतलब ये है कि 12th सेंचुरी या कि 1150 से पहले पहले फर्स्ट हाफ के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया गया था बाय द विजनरी खमेर सिंह सूर्यवर्मन टू की डायनेस्टी है। खमेर सिंह सूर्यवर्मन डायनेस्टी, खमेर सिंह सूर्यवर्मन टू ने बनवाया था ये। ओरिजिनली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु, इट लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू द बुद्धिस्ट टेंपल बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल एवोल्यूशन विद इन इट्स सेक्रेड वॉल्स। तो पहले ये विष्णु टेंपल है, बाद में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 1992 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेटेड bestowed upon the temple complex solidified its global significance and historical importance। तो 1992 में यूनेस्को की WH वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया था। क्राफ्टेड फ्रॉम
sandstone blocks and structure is marvel in architecture in ingenuity, encircled by 15 feet high walls and vast moat. It stand a fortress of culture and spiritual heritage. इसका मतलब बहुत पुराना मंदिर है और लगभग 1000 साल पुराना टेम्पल है और स्पिरिचुअल हेरिटेज भी है उसके साथ साथ, और encompasses an expansive area of 200 एकड़ के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है जिसका एरिया 200 एकड़ आ रहा है. The temple is a colossal testament of human craftsmanship, symbolism, and artistry. The temple boasts 5 prominent towers symbolizing the peak of Mount Meru. तो 5 इसके टावर्स हैं. तो 1 2 3 4 5, 1 2 2 आगे, ये 2 2 4 और एक 5, ये एक आगे एक इसके पीछे, तो 2 2 4 और एक 5, 5 टावर्स हैं इसके. तो प्रोमिनेंट टावर सिंबलाइजिंग द पीक ऑफ माउंट मेरू पर्वत जो है नॉर्मली कैलाश के लिए, मेरू पर्वत या तो कैलाश के लिए या फिर शायद माउंट एवरेस्ट के लिए ये जो वर्ड है यूज किया गया, एग्जैक्टली नहीं पता दोनों में से कौन है, या तो माउंट कैलाश है या फिर माउंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है, इन दोनों में से किसी के लिए मेरू पर्वत यूज किया गया वर्ड. तो मेरू उसका जो हाईएस्ट जो डोम है वो मेरू है. Sacred realm of Hindu and Buddhist mythology believed to be about a dub of gods. Intricate bas relief adorn the temple walls, narrated the tales of Hindu and Buddhism deities and depicting pivotal event of their respective tradition, geographical location. तो ये हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन को इक्वली रिप्रेजेंट करता है क्योंकि दोनों के फीचर इसके अंदर नजर आते हैं. ध्यान रखना, बना ये विष्णु टेम्पल था, बाद में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया. Angkor Wat is situated on the northwestern province of Siam Reap of Cambodia. The city of Angkor, once the thriving capital of Khmer Empire, flourished between the 19th and 15th century. 9 से लेके 15वीं सदी तक, 9 to 15th century तक खमेर डिनेस्टी ने कंबोडिया में रूल किया था. और टुडे Angkor Wat encompasses over 400 kilometer housing and remnants of various awe-inspiring temples including Angkor Wat, Angkor Thom, Bayom Temple and तापरोम. ये सारे टेम्पल उसी एरिया के अंदर अंकोर वाट टेम्पल के प्रोमिसेस के अंदर में ही आते हैं, उसके आसपास ही आते हैं. सॉरी. द एंड्योरिंग एल्योर ऑफ अंकोर वाट लाइज नॉट ओनली इन द आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस बट आल्सो इट्स रोल इन लिविंग टेस्टामेंट ऑफ द रिच कल्चर एंड रिलीजियस टेपेस्ट्री ऑफ खमेर एम्पायर. उसके बाद नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स criminal conspiracy as a scheduled offense under the Prevention of Money Laundering Act 2002. तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर की क्लास की है, तो उसके साथ साथ आप इसको भी देख लेना है ना, ये भी उसके साथ एस्पेक्ट बन जाता है. तो हो सकता है 8th ने डिक्लेयर किया है तो यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले और इसके फाउंडर को पूछ ले, डायनेस्टी पूछ ले, कहाँ पर है और इसके फीचर्स पूछ ले, है ना, पॉसिबिलिटीज हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विल बी कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 only when it is intended to commit offense listed in the schedule of the act and not otherwise. अब मुद्दा क्या है यहाँ पर? कह रहे हैं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आपके अगेंस्ट अब क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा. अब इसका मतलब क्या है? तो क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपको जेल हो सकती है. उससे पहले सिर्फ फाइन लेके छोड़ दिया जा सकता है. मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेरफेर, है ना, बाहर से जो पैसा इंडिया पहुंचा उसको आपने हेरफेर किया उस केस के अंदर. द जजमेंट स्टेम्स फ्रॉम अ केस इन्वॉल्विंग अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलायंस यूनिवर्सिटी फेसिंग अ PMLA complained by the enforcement directors. The ED alleged that involving PMLA मतलब Prevention of Money Laundering Act. The ED edged her involvement in the conspiracy, orchestrating nominal sale deeds for specific properties and aiding in the diversion of university funds through her bank account. तो बैंक अकाउंट में यूनिवर्सिटी का नाम है एलियंस इंडस्ट्री. तो इन्होंने उसके पैसे को लेके हेरफेर किया था, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड एडिंग इन द डाइवर्जन ऑफ यूनिवर्सिटी फंड्स थ्रू हर बैंक अकाउंट. तो प्रॉपर्टीज अपनी थी और उसको यूनिवर्सिटीज की प्रॉपर्टी शो करके उस पैसे में हेरफेर किया था. एलियंस यूनिवर्सिटी, उनके जो प्रॉपर्टाइटर्स थे, उन्होंने ऐसा किया था. पैसा अपना था, यूनिवर्सिटी के फंड के थ्रू उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग जगहों पे लगा दिया और पैसा यूनिवर्सिटी का बता दिया. सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रूलिंग डिसमिस्ड द PMLA. PMLA मतलब
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, complained against her, stressing the necessity of conspiracy to be linked to the scheduled offense under the PMLA. The Supreme Court review क्या कहता है? Background, Supreme Court clarified that offense under Section 120B of Indian Penal Code transforms into scheduled offense only if the criminal conspiracy is aimed to committing at offense already including in parts A, B, C schedule of PMLA, reiterating that the criminal conspiracy must be intricated connected to the committing an offense listed in A, B, C और schedule of the PMLA. तो PMLA के शेड्यूल के अंदर अगर आपके जो चीजें मेंशन हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अब क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा, अब आपको जेल भी हो सकती है। और लीगल इंप्लीकेशंस क्या है? द डिसीजन होल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर केसेस इन्वॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिशिंग अ precedent that criminal conspiracy must be directly linked to the listed offense in the PMLA scheme. Need for legislation. The court emphasizes that an accused in a money laundering case not charged for scheduled offense would benefit if the money laundering case is ultimately quashed. तो उसमें उसके बच जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, उसके साथ द इंटरप्रिटेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ensuring that scheduled offenses under the PMLA are explicitly connected to the conspiracies aiming to commit those specific offense. अगर ऐसा रहेगा तो फिर कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी, इन एक्ट से इन चीजों से लोग बचते रहेंगे अगर उनको सजा का डर नहीं होगा तो। What is schedule offense? Offenses under section 384, 389 of IPC pertaining to extortion and considered scheduled offense, including the paragraph 1 of schedule of PMLA. Prevention of Money Laundering Act, PMLA forms the core of India's legal framework against money laundering. तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके अगेंस्ट एक्शन का प्रोविजन इसके अंदर पीएमएलए के अंदर है। द ऑब्लाइज्ड बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेजिग्नेटेड बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स टू वेरीफाई क्लाइंट आइडेंटिटी, मेंटेन रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND. The act aims to prevent मनी लॉन्ड्रिंग, इनेबल द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है डायरेक्ट फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड एड्रेसेस रिलेटेड मैटर्स। और अगर ऐसा कुछ होगा, पता चलेगा, तो सरकार प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है आपकी। और द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड इंश्योर्स प्रिसाइज लिंक बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड शेड्यूल ऑफेंस अंडर द PMLA। तो यहाँ पर एक क्लियर डेफिनेशन होगी और अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है तो सजा का प्रोविजन भी होगा, प्रॉपर्टी आपकी सरकार जो है उसको जब्त कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टी। बस आज की न्यूज़ में इतना ही। आपको जाके अब न्यूज़ जो आपने की हैं, आपके पास नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं और अपने नोट्स में से इन नोट्स में अपने आप को हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप खुद करोगे तो उसका आउटपुट होगा। अगर मैं सारा कुछ मैं ही आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना, शॉर्ट भी और मतलब लॉन्ग डिटेल भी, तो उसके बाद फिर आपका काम कोई नहीं रह जाएगा। आप इसको पढ़ोगे, पढ़ के बंद कर दोगे। जाओ अपने नोट्स बनाओ, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा रोज़ लिखते जाओ। इसकी बजाय कि हम लोग 1 महीने में 1 ही बार करंट अफेयर करें, हम लोग रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर करते जाएँगे। इससे चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाएँगी। हाँ, ये क्लास जो है ध्यान रखना, ये क्लास हम लोगों ने यूट्यूब पर कर ज़रूर रहे हैं, पर ये कम से कम उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्योंकि इतनी लंबी क्लास में किसी स्टूडेंट के लिए बैठना भी मुश्किल काम है। लगभग 1 घंटे की क्लास होती है ये, और आउटसाइडर के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल काम है। और क्योंकि वहाँ पर तो सब एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो हमारे पास जो भी आएगा वो पढ़ने के लिए आएगा। इस करके इसमें बाहर के स्टूडेंट्स नॉर्मली नहीं होंगे। बाहर से कोई आ जाए तो ठीक है, नॉर्मली अपने ही स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, चाहे वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर है, चाहे वो दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर है। ठीक है? तो अब आपको जाके इसके नोट्स बनाने हैं और इसको प्रिपेयर करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका, कम से कम करंट अफेयर का क्वेश्चन जो हो वो गलत नहीं हो। चलो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।